हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक आप लोगों ने कहानी सुनी। रजत अपने पिताजी को लेकर अपने बड़े भाई के पास छोड़ने जा रहे थे और वहीं पर उनका एक कलीग मिलता है, उनका एक दोस्त मिलता है जो अपनी माता जी को लेकर अपने भाई के पास जा रहा होता है। दोनों लोग मिलते हैं, वार्तालाप होती है और दोनों लोग अपने अपने विचार रखते हैं। तो यहाँ पर रजत जी उनसे पूछते हैं रमाशंकर जी से कि पिताजी कैसे हैं। तो वो कहते हैं पिताजी का 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया था और अम्मा यह दुख झेल नहीं पाई, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। बस तभी से वो बीमार रहती हैं। अब तो अल्जाइमर भी बढ़ गया है। तो रजत इस पर कहते हैं तब तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता होगा। क्या करते हो? 6-6 महीने जो है दोनों भाई रखते हो? ऐसा पूछकर शायद अपने मन में मैं तसल्ली दे रहा था, रजत ने सोचा। आशा के विपरीत रमाशंकर बोला, नहीं नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अम्मा शुरू से दिल्ली में रही हैं, उनका कहीं और मन लगना मुश्किल है। मैं नहीं चाहता इस उम्र में उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो जाए, कभी इधर तो कभी उधर। कितनी पीड़ा होगी उन्हें ये देख कर कि पिताजी के जाते ही उनका कोई घर ही नहीं रहा, वह हम पर बोझ हैं। मैं मुस्कुराया। रमाशंकर, इंसान को थोड़ा व्यवहारिक भी होना चाहिए। जीवन में सिर्फ भावुकता से काम नहीं चलता। अक्सर इंसान दायित्व उठाते उठाते थक जाता है और तब ये विचार मन में उद्वेलित करने लगते हैं कि अकेले हम ही क्यों माँ बाप की सेवा करें, दूसरा क्यों ना करे। पता नहीं रजत, मैं जरा पुराने विचारों का इंसान हूँ। मेरा तो ये मानना है कि हर इंसान को की करनी उसके साथ है। कोई भी काम मुश्किल तभी लगता है जब हम उसे बोझ समझकर करते हैं। माँ बाप क्या कभी अपने बच्चों को बोझ समझते हैं? आधे अधूरे कर्तव्यों में कभी आस्था नहीं होती रजत, मात्र औपचारिकता होती है। और सबसे बड़ी बात, जाने अनजाने हमारे कर्म ही तो संस्कार बनकर हमारे बच्चों के द्वारा हमारे सम्मुख आते हैं। समय रहते छोटी सी बात इंसान को समझ में आ जाए तो उसका बुढ़ापा संवर जाए। मुझे ऐसा लगा मानो रमाशंकर ने मेरे मुख पर तमाचा जड़ दिया। मैं निशब्द मौन सोने का उपक्रम करने लगा, किंतु नींद मेरी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। रमाशंकर की बातें मेरे दिलो दिमाग में हथौड़े बरसा रही थी। इतने बरसों में संचित किया हुआ अभिमान मेरा पल भर में चूर चूर हो गया। प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी के लिए इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहा, किंतु पापा के मन की संवेदनाओं को, उनकी हृदय की पीड़ा को नहीं पढ़ पाया। क्या इतना बड़ा मुकाम मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर पाया है? नहीं, इसके पीछे मेरे मम्मी पापा के बरसों की तपस्या निहित है। आखिर उन्होंने ही तो मेरी आंखों को सपने देखना सिखाए थे, जीवन में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दी थी। रात में जब देर तक पढ़ता था तो पापा भी मेरे साथ जागते थे, कहीं मुझे नींद ना आ जाए। मेरे इस लक्ष्य को हासिल करने में पापा हर कदम मेरे साथ रहें और आज जब पापा को मेरे साथ की ज़रूरत है तो मैं व्यवहारिकता का सहारा ले रहा हूँ। 2 वर्ष पूर्व की स्मृति मन में दस्तक दे रही थी। सीवियर हार्ट अटैक आने के बाद मम्मी बीमार रहने लगी थी। एक शाम ऑफिस से लौटकर मैं पापा मम्मी के बेडरूम में जा रहा था, तभी अंदर से आती आवाज़ से मेरे पांव ठिठक गए। मम्मी पापा से कह रही थी, इस दुनिया में जो आया है वो तो जाएगा ही, चाहे कोई पहले जाए या कोई बाद में। इतने इंटेलेक्चुअल होते हुए भी आप इस सच्चाई से मुंह मोड़ना चाह रहे हैं। मैं क्या करूं पूजा, तुम्हारे बिना अपने अस्तित्व की कल्पना मेरे लिए कठिन है। कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? पापा का कंठ अवरुद्ध हो गया था, किंतु मम्मी तनिक भी विचलित नहीं हुई और शांत स्वर में बोली, आपकी तरफ से तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ रजत। ऋतु आपका बहुत ख्याल रखेंगे। ये एक माँ के अंतर्मन की आवाज़ है, उसका विश्वास है जो कभी गलत नहीं हो सकता। इस घटना के 5 दिन बाद ही मम्मी चल बसी थी। कितने टूट गए थे पापा, बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनके अकेलेपन की पीड़ा मुझसे अधिक मेरी पत्नी ऋतु ने समझा।
यूँ भी वो पापा की दोस्त की बेटी थी और बचपन से पापा से दिल से जुड़ी हुई थी। उसने कभी नहीं चाहा पापा को अपने से दूर करना, किंतु मेरा मानना था कि कोरी भावुकता के लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इंसान को प्रैक्टिकली अप्रोच से काम लेना चाहिए। अकेले मैं ही क्यों पापा का दायित्व उठाऊं? दोनों बड़े भाई क्यों ना उठाएं? जबकि पापा ने तीनों को बराबर का स्नेह दिया है, पढ़ाया लिखाया, तो दायित्व भी तीनों का बराबर ही होना चाहिए। 6 माह बाद मम्मी की बरसी पर यह जानते हुए भी दोनों बड़े भाई पापा को अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। मैंने ये फैसला किया कि हम तीनों बेटे 4-4 माह पापा को रखेंगे। पापा को जब इस बात का पता चला तो कितनी बेबसी उभर आई थी उनके चेहरे पर। चेहरे की झुर्रियाँ और गहरा गई थीं। उम्र मानो 10 वर्ष आगे सरक गई हो। सारी उम्र पापा की दिल्ली में गुजरी है। सभी दोस्त रिश्तेदार यहीं पर हैं, जिनके सहारे उनका वक्त कुछ अच्छा बीत सकता था। किंतु सोचते सोचते मैंने गहरी सांस ली। आंखों से बह रहे पश्चाताप के आंसू से पूरी रात मेरा तकिया भिगोता रहा। उफ, यह क्या कर दिया मैंने? पापा को तो असहनीय पीड़ा पहुंचाई है, मम्मी के विश्वास को भी खंडित कर डाला। आज वो जहाँ कहीं भी होंगी, पापा की स्थिति पर उनकी आत्मा कलप रही होगी। क्या वो कभी मुझे क्षमा कर पाएंगे? रात में कई बार वो अम्मा को रमाशंकर की आवाज़ देना, हर बार उसके चेहरे पर बिना सिकन लाए उठना मुझे आत्मविश्लेषण के लिए बाध्य कर रहा था। उसे देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि इंसानियत और बड़प्पन हैसियत की मोहताज नहीं होती। मेरी और रमाशंकर के बीच आज भी प्रतिस्पर्धा जारी है, इंसानियत की प्रतिस्पर्धा, जिसमें आज भी वह मुझसे बाजी मार ही ले गया। पद भले ही मेरा बड़ा था, किंतु रमाशंकर का कद मुझसे आज बहुत ऊंचा था। गाड़ी मुंबई के सेंट्रल पर रुकी तो मैं रमाशंकर के करीब पहुंचा। उसके सामने उसके दोनों हाथ थाम कर मैं भावुक स्वर में बोला, रमाशंकर मेरे दोस्त, चलता हूँ, यह सफ़र सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा। कहने के साथ मैंने उसे गले से लगा लिया। आश्चर्य मिश्रित खुशी से वह मुझे देख रहा था। मैं बोला, वादा करो अपनी फैमिली को लेकर मेरे घर कभी आओगे? आऊँगा, क्यों नहीं, आखिर इतने वर्षों बाद मुझे जो मेरा दोस्त मिल गया। खुशी से उसकी आवाज़ काँप रही थी। अटैची उठाए पापा के साथ मैं नीचे उतर गया। रेलवे स्टेशन के बाहर मैंने टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से एयरपोर्ट चलने को कहा। पापा हैरत से बोले, एयरपोर्ट क्यों? भावुक होकर मैं पापा के गले लग गया और रुधे हुए कंठ से बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, हम वापस दिल्ली जा रहे हैं, अब आप हमेशा वहीं अपने घर में रहेंगे। पापा की आंखें नम हो चुकी थीं और चेहरा खुशी से खिल उठा था। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, वो बुदबुदाएं। कुछ पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर चेहरा उठाकर आकाश की ओर देखा। मुझे ऐसा लगा कि वो मम्मी से कह रहे हों कि देर ही सही, तुम्हारा विश्वास सही निकला। तो फ्रेंड्स, यह है सविता सिंह की कहानी, जो है आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और बंटवारा, और जो है सच बताऊँ, मतलब मेरी भी आंखें रुध गईं। क्यों करते हैं बच्चे ऐसे? मैं इसमें एक की गलती नहीं दूंगी, इसमें बहू और बेटे दोनों की गलती दूंगी, क्योंकि अगर कोई लड़की चाह लेती है तो शायद मुझे लग रहा है बंटवारा नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं आज ये लगता है कि लड़कियां खुद नहीं चाहती हैं कि वो सास ससुर के साथ रहें और सास ससुर का ध्यान रखें, जबकि सास ससुर के होने से उन्हें आगे की ढेर सारी वो मिल जाती है, उन्हें मतलब कई चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे ज़िंदगी जीने की एक सीख मिलती है। और बुज़ुर्गों की सेवा तो ऐसे भी करना चाहिए। और वो बच्चे जो अपने माता पिता का बंटवारा करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ सब कुछ कीजिए पर अपने मम्मी पापा का बंटवारा मत कीजिए, उन्हें इधर से उधर भटकाना बंद करिए। लोग ना अपने सास, अगर कहते हैं ना कि दोनों में से एक की तो दिक्कत होती है, चाहे सास की दिक्कत हो चाहे ससुर की, अगर दोनों पति पत्नी में से एक नहीं है
तो अक्सर बच्चे अरे बड़ा भाई भी तो रख सकता है, क्यों नहीं वो रख सकता, छोटा भाई भी तो रख सकता है, क्यों नहीं वो करता है। तो ये सारी चीज़ें करके मतलब चीज़ें क्या मैं बताऊँ, तो ये प्लीज़ मत कीजिए अपने बुज़ुर्गों के साथ। आपके बुज़ुर्ग हैं तो मत कीजिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर ये कहानी पसंद आती तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।